चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आप सभी को सबसे पहले हमारा नमस्कार। तो आज हम बात करते हैं 10वीं कक्षा की गणित चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर्स। तो आज हम पढ़ेंगे 1.2 अध्याय को। तो इस अध्याय में हमें पढ़ना क्या चीज़ है, पहले हम बता दें कि इस अध्याय में हमें पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड तथा किसी संख्या का अभाज्य गुणनफल के रूप में उसे व्यक्त करना, और लस और मस एचसीएफ और एचसीएफ पढ़ना है। तो चलिए जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो हमारी एनसीईआरटी 10th की गणित है, इसमें टोटल है अध्याय दिए गए हैं 15 और टोटल क्वेश्चनों की संख्या 619 है और टोटल प्रश्नावली की संख्या 56 है और टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न 30 हैं। तो हम अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहले हम कुछ बेसिक चीज़ आपको बताते हैं, जैसे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, पहले ये जानेंगे हम लोग, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहा जाता है। प्राइम नंबर, तो इसकी परिभाषा होती है कि वह संख्या जो केवल स्वयं से, मतलब वह संख्या जो केवल स्वयं तथा एक से केवल भाज्य हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे 1, तो देख रहे हैं 1 और 1 स्वयं भी 1 हो रहा है और 1 से तो हम बात कर ही रहे हैं, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। 2, 3, 4, देखिए 4 की बात हम कर रहे हैं, जैसे 1 से, फिर 4 से, फिर 2 से, इसलिए इसको हम हटा देते हैं क्योंकि परिभाषा के अनुसार ये गलत हो जाएगा। 5 सही है, 7, 11, 13 डॉट और भी लिख सकते हैं हम। इसके बाद हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड। यह क्या होता है? जिसे प्राइम फैक्टर कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? प्राइम फैक्टर। तो इसकी परिभाषा होती है किसी संख्या को यदि गुणनफल के रूप में व्यक्त करें तो गुणा में निहित संख्या अभाज्य हो। क्या हो? अभाज्य हो। तो उसे क्या कहते हैं? हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम 4 की बात करें तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2। अगर 8 की बात करें 2 गुणे 2 गुणे 2। 10 की बात करें 2 गुणे 5। 12 की बात करें 2 गुणे 2 गुणे 3। 16 की बात करें 2 गुणे 2 गुणे 2। यदि 80 की बात करें तो 2 गुणे 2, जैसे 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 25 80। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 100 का हमें करना है तो 50 गुणे, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 50, लेकिन ये अभी नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 25, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो हमारे 100 का देखिए हो गया। और इसे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, और इसे तो यही लिखेंगे। इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 2 और गुणे 3, इसको 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 गुणे 5, और इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और गुणे 5 के पावर 2। तो आप समझ गए होंगे कि हम बताना क्या चाह रहे हैं कि उनके जो गुणनफल होंगे, उनमें जो अंक होंगे या संख्या होंगे, उनमें क्या उनकी खासियत क्या होनी चाहिए कि वो अभाज्य संख्या हो। जैसे 4 नहीं रहेगा, 10 नहीं रहेगा, 6 नहीं रहेगा, 8 नहीं रहेगा, 12 नहीं रहेगा, ये सब नहीं रहेंगे।
मतलब अभाज्य संख्या रहेगी। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कीजिए। लिखा है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। देखिए पहला सवाल हमारा दिया है 140 और दूसरा दिया है 256 और तीसरा दिया है 3825 और फोर दिया हमारा 7429। तो हम इसको बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं 140, 2 से 70 होगा, फिर 35 होगा, फिर 5 से 7 होगा, फिर 7 से 1 होगा। तो लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसे लिख सकते हैं 140 बराबर 2 के पावर 2 और 5 गुणे 7। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन दिया गया है 256। तो 256 को लिख सकते हैं 2 दूना के 4 वट है, 2 छक्के 12, सॉरी 156 है यहाँ पर 156। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 से, फिर 39, फिर 3 से 13, फिर ये हो जाएगा 13 से 1। तो 156 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 3 गुणे 13। तो हमारा हो जाएगा 156 बराबर 2 के पावर 2। ये भी आंसर सही है, लेकिन इस तरह हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है 3825। तो 3825 को जब निकालेंगे तो हम इसे 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे के 15, 3 चौक को 12, 3 दूना के 6, फिर हम अब 3 से तो कटेगा नहीं, 5 अट्ठे के 40 और 5 पचे के 25, फिर 5 से हो जाएगा 17, फिर 17 से 1। तो लिख सकते हैं 3 8 2 5 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो हमारा हो जाएगा अब 3 के पावर 2 5 के पावर 2 गुणे 17। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। इसी प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है चलिए अब बात करते हैं हम। हमारा दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के युग्मों का एलसीएम और एचसीएफ बताओ तथा उनसे जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो हम पहले इसके बेसिक के बारे में बात करते हैं, जैसे एचसीएफ और इधर बात कर लेते हैं हम लोग एलसीएम, दोनों को एक साथ। देखिए एच का मतलब होता है हाईएस्ट, और सी का मतलब होता है कॉमन, और फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है, गुणनखंड।
यल का मतलब होता है लोवेस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, और यम का मतलब होता है मल्टीपल। देखिए इसकी हिंदी होती है हाईएस्ट, माने होता है उच्चतम या महत्तम। इसको लिख सकते हैं सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ, और इसको लिख सकते हैं, इसको तो लिख ही दिया गया है इसका कि यहाँ पर रहना चाहिए एफ, एफ का मतलब फैक्टर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा गुणनखंड। और इसका मतलब हो गया लघुत्तम या न्यूनतम, और इसका मतलब हो गया सर्वनिष्ठ, और इसका अर्थ हो गया गुणज। देखिए अब आपको बता देते हैं, जो एचसीएफ होते हैं वो गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। और जो एलसीएम होते हैं वे गुणज होते हैं। इस बात को आप समझिए कि यही आंसर होते हैं, लेकिन उसमें जो संख्या होती है, जो दी होती है, उनमें जो सर्वनिष्ठ होते हैं वही आंसर होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है यफ, यफ का मतलब समझ ही रहे हैं कि गुणनखंड, और यम का मतलब समझ रहे हैं कि गुणज, तो यही इनके आंसर होते हैं। जैसे मैं एक सवाल छोटा सा लेता हूँ, जैसे कह दिया जाए 4-6 का एचसीएफ बताओ, क्वेश्चन मार्क है। इधर लिख दिया 4, 6 का एलसीएम बताओ, ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4, इधर देखिए क्या लिखना है गुणनखंड, तो गुणनखंड, तो पहले हम बात करते हैं गुणनखंड क्या होते हैं। तो गुणनखंड वे मान होते हैं, जिनसे यदि हम संख्या में भाग दें तो भाग पूर्ण रूप से चली जाए। और गुणज क्या होते हैं? गुणज वे मान होते हैं कि जिसमें, ध्यान से सुनिए, जिसमें संख्या का भाग देने पर भाग पूर्ण रूप से चली जाए। इसका एकदम उल्टा है। जैसे इसमें हम जो आंसर आता है उससे भाग देते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो आंसर आता है उसमें भाग देते हैं संख्या का, और इसमें क्या होता है कि जो आंसर आता है उससे भाग देते हैं। मेन थोड़ा सा इसमें मेन यही है अंतर। तो जैसे 4 का हमें क्या लिखना है, जैसे गुणनखंड, तो 1 देखिए फैक्टर है, 2 फिर 4। 6 का लिखेंगे 1, 2, 3, और यहाँ पर लिखेंगे 6। तो इधर से देखेंगे, क्योंकि हमें महत्तम लेना है। देखिए इधर से कौन उभयनिष्ठ हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी जो ये पेन है 2 के पास रुक गई। इधर से देखिए कौन मेन लग रहा है कि कोई ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो दोनों में है, तो हम लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर 2। एचसीएफ बराबर क्या होगा? 2। इसी तरह इसमें आते हैं, इसमें करें गुणज, यम का मतलब गुणज, तो 4, 8, 12, 16, डॉट डॉट और भी लिख सकते हैं। 6 का लिखेंगे 6, 12, 18, 24, डॉट डॉट और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो गुणनखंड होते हैं उनकी संख्या सीमित होती है, और जो गुणज होते हैं उनकी संख्या असीमित होती है। देखिए इधर डॉट डॉट लगा है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इधर से हम चलेंगे। देखिए यहाँ पर 12 और यहाँ पर 12, देखिए यही है जो सर्वनिष्ठ है, लघुत्तम, मतलब इधर से छोटे में सर्वनिष्ठ हो गया, तो इसलिए लिखेंगे एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारा 12। तो देखिए यहाँ पर जो हम बात कहे थे, 2 की भाग देंगे चला जाएगा, 2 की भाग देंगे 6 में चला जाएगा, 4 की भाग देंगे चला जाएगा, 6 की भाग देंगे चला जाएगा। तो आपको पता ही हो गया होगा कि जो एचसीएफ होते हैं वो क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं, और जो एलसीएम होते हैं वो क्या होते हैं? गुणज होते हैं। गुणज मतलब पहाड़ा जितना बार हम कर सकें, तो हम बहुत ज़्यादा अनंत बार कर सकते हैं। तो चलिए ये तो बात आप समझ गए होंगे, फिर आपको बता देंगे कैसे एचसीएफ निकाला जाता है। तो चलिए हम सीख ही लेते हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पर एचसीएफ अगर निकालना है गुणनखंड विधि से, जिसे कह दिया कि 16, 20 का
HCF क्वेश्चन मार्क। तो 16 का लिखेंगे हम लोग, देखिए 1, पहले हम बेस से बताते हैं फिर इसको बताएंगे। 1 2 4 8 16। 20 का लिखेंगे 1 2 4 5 10 20। तो इधर से देखा जाए तो कौन सा उभयनिष्ठ मिल रहा है, देखिए हाईएस्ट देखना इधर से, देखिए यहाँ पर देखना 4, इधर क्या मिला हमारा 4, तो एलसीएम क्या हो गया हमारा 4। तो ये हमारा बेसिक है, मतलब यहीं से एचसीएफ की शुरुआत हुई है। तो इस जानकारी को आप जरूर कंसल्ट कर लें, जान लें। चलिए अब बात करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे लगाया जाता है। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 20 का लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 25 के 20। तो बता दें आपको जो सब में उभयनिष्ठ होगा वही होगा। तो ये एचसीएफ बराबर क्या हो गया हमारा 4, मतलब यहाँ पर 2, ये हो गया 4, ये हो गया। और नोट बता देते हैं आपको, किसी अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। जैसे 5 7 का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। चाहे एक अभाज्य संख्या हो चाहे एक सम और विषम हो तब भी होगा। जैसे 6 5 का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। और बता दें कि गिनती में जो किसी लगातार क्रमागत 2 संख्याओं का एचसीएफ या 3 संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है हमेशा 1 होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कि यह सूत्र जो हमारा लिखा गया एक कैसे आया होगा। तो इसके पहले हम कुछ एलसीएम के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एलसीएम 12 16 का एलसीएम बताओ। तो इसका लिखेंगे 12 12 24 36 48 डॉट डॉट और भी हो सकते हैं। 16 का 16 32 48 64 डॉट डॉट और। तो इसमें हमें लघुत्तम से जाना, देखिए जो मिलेगा उसी का, देखिए यहाँ पर 48 मिल गया, यहाँ पर देखिए तो हमारा एचसीएफ क्या होगा 48, एलसीएम 48 होगा, एलसीएम तो एलसीएम 48 होगा। चलिए अब इस बात को समझ लेते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुणे एलसीएम कैसे आता है, क्यों लिखा गया है। क्योंकि हमें नॉलेज यदि है तो हम कहीं भी सक्सेस हो सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। लिखेंगे माना पहली संख्या ए, दूसरी संख्या b और लसा इसका हो जाएगा l और मसा हो जाएगा हमारा h, मसा हो जाएगा h। तो आपको पता होगा कि जो मसा होते हैं वे संख्या को क्या करते हैं, संख्या को भाज्य करते हैं, मतलब भाजित करते हैं, काट देते हैं उन्हें पूर्ण रूप से। तो इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि a/h। देखिए यदि ये h क्या है, यदि मसा है तो इसको काटेंगे और मतलब पूर्ण रूप से जाएगा, कितना हो बार चाहे 1 बार 2 बार कितना हो बार, तो हम बार लिख लेते हैं। इसको समीकरण 1 या इसे लिख सकते हैं a बराबर HM, इससे समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से हो जाएगा b/h, क्योंकि इसमें भी तो इसी का मसा है तो इसी n, तो b बराबर हो जाएगा HN। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 का क्या कर लेते हैं गुणा। जब गुणा करेंगे तो a.b बराबर HM और गुणे क्या लिखेंगे HN, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर क्या मान लिए 3। फिर क्या करेंगे HM कामा HN का एलसीएम। तो एलसीएम बताएं कैसे निकाला जाता है। तो HM बराबर हो जाएगा H गुणे M और HN का हो जाएगा H गुणे N।
देखिए इसका अगर एक क्या निकालें लस है तो इसको हम लिख सकते हैं यल, क्योंकि किसका लस है, एच एम और एच एन का। तो देखिए एच पहले क्या लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसको लिख लेते हैं, जो छूटा है उसको भी लिख लेते हैं, तो एम गुणे एन, तो हमारा हो जाएगा एल बराबर एच एम एन। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब क्या करते हैं यहाँ पर समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर चलो रखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए डॉट बी बराबर एच एम गुणे एच एन, इसे लिख सकते हैं ए डॉट बी बराबर एच इंटू एच एम एन लिख सकते हैं, और इसी बराबर हमारा क्या है एच इंटू एल। देखिए ये सिद्ध हो गया कि यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल किया जाए और उनका मासा और लसा का गुणा कर दिया जाए तो उनके बराबर होगा। तो ये हमारा प्रूफ हुआ। यह बहुत ज़रूरी है, यदि आप आगे पढ़ाई करेंगे तो इसका बहुत ही उपयोग होगा। तो हम इसी को समझ लेते हैं, यहीं पर समझ लेते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेशन आपकी किताब में नहीं दिया गया है। तो अब हम क्वेश्चन पर अपने चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब सवाल को हम समझते हैं। इस पर हम एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एग्जाम्पल 10-16 का HCF 2 HCF 2 है तो एलसीएम क्वेश्चन मार्क, मतलब एलसीएम बताना है। और बता दें आपको इसका एलसीएम मतलब आप निकालेंगे तो एक संख्या आएगा, उसी को बताना है। तो देखिए ए बराबर लिख लेते हैं 10, बी बराबर लिख लेते हैं 16, एच बराबर लिख लेते हैं 2, एल बराबर क्या क्वेश्चन मार्क। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करें ए डॉट बी बराबर एच एल, तो हमारा हो क्या जाएगा, ए की जगह क्या लिखेंगे 10, बी की जगह लिखेंगे 16, एच की लिखेंगे 2 और एल हमें तो निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा 5। तो 5 गुणे 16 बराबर एल, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 80। हमारा एलसीएम कितना हो गया 80। तो आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से अपने क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया इसमें कि 26 और 91, तो 26 पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे। ए बराबर, या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि 26 बराबर 2 गुणे 13, 91 होगा 7 गुणे 13, तो जो हमारा एचसीएफ होगा, एचसीएफ क्या होगा 13 होगा। अब इसका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में क्या होता है देखिए, पहले 2 लिखेंगे, जो फिर क्या लिखेंगे 7 लिख लेते हैं, फिर 13 भी लिख लेते हैं, और 182 हमारा एलसीएम कितना आ गया 182। 182। अब इसका जांच कर लेते हैं। जांच क्या करना है, ए डॉट बी बराबर एच इंटू एल। तो ए की जगह क्या है 26 गुणे 91 बराबर, इसको लिखेंगे एच का मान कितना है देखिए यहाँ पर 13 गुणे 182। अब गुणा कर लेते हैं इसका, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं गुणे 13 से, 3 दूना के 6, 3 बटे 24, 3 एकम 3 दो 5 और 182, 6 और यहाँ पर 3, तो 2366 और 2366। तो हमारा क्या हो गया, जांच हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी लगा सकते हैं, लगा ही देते हैं दूसरे को। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। 510 और क्या दिया है इसमें 510 और 92। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं हम लोग, जैसे इसका पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो इस तरह निकाल लो, या तुम यहीं पर निकाल सकते हो, तो हम यहीं पर निकाल देते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं 51 गुणे 10, थोड़ा समझिए। इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 5, निकल गया। तो लिखेंगे 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और इसका निकालेंगे 92 का, तो लिखेंगे 2 दूना के 4 और 23, इसका हो गया। तो इसका एचसीएफ देखा जाए तो एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे देखिए दो ही तो मिल रहा है, एचसीएफ हो गया हमारा 2। एलसीएम देखा जाए
तो एलसीएम देखिए पहले इसको लिख लेते हैं 2 गुणे 2, फिर क्या लिखेंगे अब 3, देखो जो पहले मिलता है सबसे ज़्यादा रहता है उसको लिख लेते हैं, फिर 2 को नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें लिख दिए हैं 3, फिर 5 लिखेंगे, फिर 17 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 23 लिखेंगे। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं, देखिए 2 दूना के 4, 4 पच्चीस के 20, 20 तिहाई 60 गुणे 17 गुणे 23, तो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 17 छक्का 102 गुणे 23। इसका गुणा कर लेते हैं हम लोग 0, इसका गुणा किए हैं 0 हुआ 23 दुना के 46 और 23 से कम 23, या इधर गुणा कर लेते हैं 10 20 गुणे 23 का, तो हो जाएगा हमारा 0 6 0 3 और 0 4 0 2 6 4 3, देखिए आगे इतना, ये हो गया हमारा एलसीएम। क्या हो गया एलसीएम। अब हम लोग जांच कर लेते हैं, जो हमें जांच करना है। जांच क्या करना है, देखिए जांच हमारा करना है ए डॉट बी बराबर एच एल, तो ए का मान कितना है 510 गुणे 92 बराबर 2 गुणे, और एलसीएम कितना है 23 4 6 0, तो यहाँ पर देखिए गुणा कर लेते हैं 0 2 2 चौको 8 1 9, और ये हमारा होगा 2 तिहाई 6 2 दुना के 4 4 46,920, और इसका भी कर लेंगे तो 46,920 ही आएगा। चलिए आप गुणा कर लीजिएगा, सही है। और इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया है उसको आप लगा लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग तीसरे सवाल की, इसको आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए तीसरे सवाल के बारे में हम बात करते हैं। लिखा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, तो हम आपको पहले इसका सब कुछ बता देंगे कि कैसे क्या करना है। चलो इसको मिटा देते हैं, आप नोट जरूर करिएगा और रेगुलर आप क्लास में रेगुलर वीडियो को देखिए, क्योंकि रेगुलर हम अपलोड करेंगे, क्योंकि 1.1 को हम पढ़ा चुके हैं और 1.2 ये चल रहा है, आज ये भी खत्म हो जाएगा। जैसे लिखा है यहाँ पर है, यहाँ पर तीसरा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम व एचसीएफ बताओ। क्या बताओ, एचसीएफ क्वेश्चन मार्क। चलिए बता देते हैं। पहला सवाल दिया है 12 15 और क्या लिखा है यहाँ पर 21। तो आप कुछ मत करिए, ऐसे अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए आसान तरीके से। यहाँ पर 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, यहाँ पर 3 से 5, 5 से 1, और यहाँ पर 3 से 7, 7 से 1। तो लिख सकते हैं 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 21 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 7। अब देखिए क्या उभयनिष्ठ है, एचसीएफ निकालना है तो क्या उभयनिष्ठ है। देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। और जांच करना है तो 3 से देखिए भाग दीजिए, भाग जा रहे, सही है। अब एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम तो ये देखिए सबसे ज़्यादा किसमें 2 है, यहाँ पर है, तो हम लिख लेंगे 2 गुणे 2। अब कहीं का 2 की बात नहीं करेंगे, 3 की बात करते हैं। 3 3 3, इसमें 3 लिख लेते हैं। 3 में 4 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 रहेगा तो हम 2 गुणे 2 लिखेंगे। फिर 5 की लिखते हैं, 6 तो रहेगा नहीं, 7, 2 दूना के 4 3 12, 12 25 60 गुणे 7 बराबर 420। 420 हमारा एलसीएम आ गया, और हमारा 3 क्या एचसीएफ हो गया। इस तरह दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन दिया है हमारा 17 23 29, और तीसरा क्वेश्चन दिया 8 9 25। तो आप क्या करिए, इन सबको इसी नियम से लगा लीजिएगा, और सिंपल भी है, और ये पिछली कक्षा में पढ़ा, मतलब पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, लिखा है इसमें कि एचसीएफ बराबर 306 कामा 657 बराबर लिखा है कि 9। मतलब इसको लिखना चाहिए था कि 306 कामा 657 का एचसीएफ 9 है, और एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम किसका 306 कामा 657 बराबर क्वेश्चन मार्क। मतलब इसका कहने का अर्थ यह है कि पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657 है, उनका मसा 9 है, तो क्या आप उसका क्या बताइए, आप उसे उसका लसा बताइए। तो हम लिख सकते हैं ए बराबर 306
बी बराबर 657 और एच बराबर क्या दिया है 9 और एल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए ए बी बराबर क्या लिखेंगे एच एल। तो ए का मान 306 है और 657 बराबर 9 गुणे यहाँ पे लिख सकते हैं क्या इसका मान हमें तो निकालना है, तो लसन निकालना है, तो इसे लिख सकते हैं एल बराबर 306 गुणे 657 गुणे बटे 9, 9 सत्ते के 63 और बच गया 2, तो 9 3 27, तो एल बराबर हमारा कितना हो जाएगा 306 गुणे 73 और इसका गुणा कर लेते हैं 3 छक्का 18 3 त्रिके 9 7 छक 42 और 7 त्रिके 21, तो 8 3 और 9 4 13, यहाँ पर 2 और 2 22,338, 22,338 हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। आप लोग समझ गए होंगे कि हम मतलब कैसे मतलब विधि को तो पहले हम अच्छे तरीके से बता दिए हैं, कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझिए। किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो जाता है तो हमें सवालों में दिक्कत नहीं होती। तो हम शुरू में बहुत अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इसको नोट कर लीजिए। मैं बार बार कर रहा हूँ कि इसको नोट कर लीजिए, तो नोट आप करते रहिए क्योंकि आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। चलिए इसमें दिया है 5वां, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के, लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n, स्मॉल n दिया है, n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए एक क्वेश्चन नंबर हमारा जो था 5वां था, पहले तो हम कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करा देते हैं। तो इसमें नोट में आपको लिखवा देते हैं और सभी के लिए होगा। तो हम लिखेंगे, पहले तो हम n क्या है इसको जान लेते हैं। प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक लिखी गई है, तो इसको मतलब इसको कह रहा है क्या कि 6 के पावर 1, 6 के पावर 2, 6 के पावर 3। तो कह रहा है कि जो इसके जो अंक लिखे जाएंगे इस 6, यहाँ पर 36, यहाँ पर 216, क्या ये 0 हैं? क्या ये 0 होंगे? कब 0 होंगे? क्या कभी 0 होंगे? तो यही बात यहाँ पर लिखवा दे रहे हैं हम लोग। तो हम लिखेंगे नोट में कि यदि संख्या का यदि संख्या का गुणनखंड करें तो उसमें 2 व 5 अनिवार्य रूप से क्या हो, अनिवार्य रूप से शामिल हो तो वह संख्या या उस संख्या के घात कुछ भी लिख दें का मतलब कि n की बात करें तो अंक किस पे समाप्त होंगे? अंक 0 पर समाप्त होंगे। इस बात को आप याद कर लीजिए। जैसे अगर हम देखा जाए यहाँ पे तो 6 के पावर n है, तो लिखेंगे 2 गुणे 3 और n। अब यहाँ पर कुछ भी आप रख लीजिए, n बराबर 1 2 3 4 डॉट कुछ भी रख लीजिए, कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कारण इसका क्या है बताइए? कारण है कि जो इसका गुणनखंड किए हैं, गुणनखंड में 5 संख्या शामिल नहीं है। जैसे आप इसको समझ लीजिए एक एग्जाम्पल से। जैसे मैं लिख दूँ 20 के घाते 2, तो इसको देखो 2 गुणे 2 गुणे 5, देखिए 2 दूना 4 5 20, कुछ भी लिख दिया जाए, यहाँ पर 3 भी लिख दिया, 1 भी लिख दिया, कभी कुछ भी लिख दिया जाए। देखिए इसका क्या हो जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 400 आएगा कि नहीं? देखिए 0 आएगा कि नहीं? मान लेते हैं कि 20 के घाते 3 लिख लेते हैं, तो इसका लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 के घाते 3, तो 20 गुणे 20 गुणे 20 बराबर बताइए 8000 होगा कि नहीं? तो इसमें 0 आया कि नहीं? समझ गए होंगे आप लोग कि हम कहना क्या चाहते हैं। किसी भी संख्या के घाते प्राकृत संख्या है, उसका अंक 0 पर तभी समाप्त होगा जब जिसका आधार यदि उसका गुणनखंड करें तो उसमें 2 और 5 शामिल होंगे, तभी। इसका कारण हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर
6 की बात करते हैं, जो लिखा है इसमें कि व्याख्या कीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए आप लोग खुद समझ जाएंगे। कह रहा है व्याख्या कीजिए कि यहाँ पर लिखा गया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 ऐसे दिया गया है। और लिखा गया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 1 प्लस 5 है। क्या भाज्य हैं? देखिए क्या लिखा है कि क्या भाज्य हैं। तो भाज्य बराबर होता क्या है, पहले भाज्य की परिभाषा देख लो, जिसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। इसकी परिभाषा होती है कि वह संख्या भाज्य कहलाती है जो स्वयं व एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कटे। मतलब इस बात को आप समझिए, जैसे मैं कह दूं कि 6 की बात करूं, देखिए 2 3 1 से भी कट रहा है, 6 से भी कटेगा। देखिए तो इन दोनों को छोड़ दीजिए तो 3 6 आ गया कि नहीं, इसको 3 आ गया कि नहीं, देखो 3 आ गया और 2 आ गया, अलग हो गया इसका। इसी प्रकार से हम लिखेंगे, जैसे पहला दिया है हमारा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, तो इसमें क्या कर लीजिए, 13 कॉमन कर लीजिए, 13 गुणे 11 प्लस 13 बचेगा कि नहीं। इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 होगा, इसको लिख सकते हैं 77 प्लस 1 बराबर 13 गुणे 78। कोई इसको अगर गुणा कर दिया तो एक संख्या प्राप्त होगी कि नहीं, बताइए, संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें अगर हम 13 से भाग देंगे तब भी कट जाएगा, 78 से भाग देंगे तभी कट जाएगा, 6 से भाग देंगे तभी कट जाएगा पूरा, और 2 से भाग देंगे तभी कट जाएगा। मतलब हमारा ये है कहने का कि ये क्या है, भाज्य, क्योंकि इस नियम को फॉलो कर रही है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः भाज्य संख्या है। आप थोड़ा सा इसको माइंड से समझिए अच्छे से। फिर क्या लिखा है इसी प्रकार से, यहाँ पर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस गुणे 1 प्लस 5। तो इसमें क्या कॉमन है बताइए, आप 5 कॉमन कर लेते हैं, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 बचेगा कि नहीं। आप बताइए ये 5 से भाज्य है कि नहीं, यदि इनका गुणनफल कर दिए तो उससे भाज्य है कि नहीं, 5 से, और इनके गुणनफल से, 5 को छोड़ रहे हैं, इनके गुणनफल से विभाज्य होगा ये संख्या। देखिए इनके गुणनफल से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा, मतलब 5 से भाग जाएगी और इनके गुणनफल से भाग जाएगी। आप फिर इन दोनों का गुणनफल कर दें, तो उससे भी भाग जाएगी। देखिए एक बार फिर से 5 से भाग जाएगी, 5 को हटा दें तो इनसे भी भाग जाएगी, फिर इन दोनों का गुणा कर दें, उनसे भी भाग जाएगी। तो ये शर्त को तो पूरा कर रहा है, इसलिए क्या होगा, ये भाज्य है। अतः लिखेंगे अतः भाज्य है। तो ऐसे सवाल को आप लोग ऐसे ही लगाएंगे, और इस नियम कॉमन ले लिए और इसको हम सॉल्व कर दिए। देखिए आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब होता है कि आप जब तक ना समझे तब तक आगे ना बढ़ें, बस सीधा सा इसकी बात यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। 7 दिया, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार माने होता है गोले टाइप का वृत्त, और पथ माने होता है रास्ता। तो हम पहले बना लेते हैं इसको ऐसे, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, और इसमें कह रहा है कि पथ इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कोई है, उसको कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। कितने, एक चक्कर लगाने, मतलब यहाँ से इसको यहाँ तक आने में एक चक्कर लगाती है तो 18 मिनट। और एक कोई रवि है, उसको लगते हैं 12 मिनट, 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट। तो कह रहा है कि यदि वे एक साथ चलना स्टार्ट करें तो कब फिर मिलेंगे। तो आप बता दें कि यहाँ पर हम रवि को पहले करते हैं, आगे ले जाते हैं इस तरह करके, तो 12 मिनट
में एक चक्कर लगाएगा, सही हो गया। सोनिया को अगर इस तरह करते हैं तो सोनिया एक चक्कर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये मतलब रवि यहाँ पर 12, तो सोनिया कहीं इधर रही होगी कि नहीं, क्योंकि ये 18 मिनट में जा रही है, तो जब 18 मिनट में जाएगा तब तो ये रवि 18 मिनट में यहाँ पर चला जाएगा, इसका 1.5 गुना है, तो 18 मिनट में यहाँ पर चला जाएगा, तो इसका मतलब 7 नहीं मिला। तो सोनिया जब आई तो इसको कितना मिनट लगा, 18 मिनट लगा। देखिए माइंड से थोड़ा समझिए आप लोग, 18 मिनट लगा। चलिए जब एक दूसरा चक्कर है रवि लगा देगा 24 मिनट में, सोनिया क्या करेगी, और तीसरा चक्कर भी रवि लगा देगा 36 मिनट में, मतलब 36 मिनट में 3 चक्कर लगा देगा। और सोनिया क्या करेगी, दूसरा चक्कर लगाएगी, तो उसे क्या होगा, उसे 18 एक चक्कर, दूसरा चक्कर 36, तो कम मिनट मिलेंगे, वह मतलब यहाँ पर लिखा गया 36 मिनट बाद मिले। देखिए मिल गए कि नहीं सब, पहले मिले थे यहाँ से चले थे, पहले तो यहाँ पर रहे होंगे, चले हैं सब रवि और सोनिया। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखे हैं, 12 मिनट में रवि आया, फिर 18 मिनट सोनिया, फिर रवि 24 मिनट में फिर आ गया है, सोनिया तब जाके रवि फिर तीसरा चक्कर लगा दिया 36, मतलब सोनिया यहाँ पर आई है 36 मिनट, तब तक रवि भी क्या आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब 36 मिनट उन्हें लगा। 36 मिनट बाद मिलेंगे, पुनः मिलेंगे। और ऐसे सवाल को मतलब कम से कम कितने समय मिलेंगे, तो कम से कम मतलब होता है एलसीएम, तो एलसीएम निकाल देते हैं इसका। 18 का लिखेंगे 2 गुणे 2, 2 गुणे 3 गुणे, देखिए, और 12 का लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो लिखेंगे इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो हो जाएगा 2, सबसे ज़्यादा 2 किस में, इसमें लिख लेते हैं, फिर 3 की बारी आती है, इसको लिख लेते हैं। देखिए काम खत्म इसका, 2 गुना 4 3 12 3 36 मिनट, तो इस तरह भी समझ सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट से समझाएं, ये आपका क्या है जो सूत्र लगा कर हल कर दिए। तो चलिए आज बस इतना ही, और मैं यही कहूँगा कि आप पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके